लिखिए फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी। अब आपका बायर कैटेगरी थ्योरम बचा है। एक्चुअली बायर कैटेगरी थ्योरम दो थ्योरम होते हैं, बायर फर्स्ट कैटेगरी, बायर सेकंड कैटेगरी। आपके कोर्स में केवल एक ही थ्योरम है, ठीक है। तो हेडलाइन डालिए फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी। काउंटेबल फैमिली ऑफ डेंसिटी, यहाँ देखिए काउंटेबल फैमिली ऑफ डेंस सेट, उल्टा चाहिए डेंस सेट। डेंस सेट क्या होते हैं? ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। कोई भी सेट डेंस तब कहलाएगा जब उसका क्लोजर पूरे के पूरे स्पेस के बराबर हो। काउंटेबल फैमिली का मतलब फाइनाइट फैमिली हो या ऐसी फैमिली जिसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिया जा सके। हम कहते हैं कि कोई भी मेट्रिक स्पेस x, d फर्स्ट कैटेगरी का कहलाएगा तब और तब जब x को लिखा जाए यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ डेंस सेट। मतलब x के डेंस सेट को छाट लीजिए, x के डेंस सेट निकल आए, उन डेंस सेट के काउंटेबल फैमिली के हिसाब से लिख डालिए हमारे x को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए r, d यूजुअल मेट्रिक स्पेस है, ठीक है। आपको पता है इसके दो डेंस सबसेट होते हैं, x क्लोजर इज इक्वल टू r और i r क्लोजर इज इक्वल टू r। अगर हम r को लिख सकते हैं डेंस सेट के यूनियन के फॉर्म में, r इज इक्वल टू q यूनियन i r, तो इस केस में r हमारा फर्स्ट कैटेगरी का कहलाएगा। ये फैमिली, ये दोनों फैमिली काउंटेबल है क्योंकि 1, 2 इनके नंबर्स कितने हो गए? 2 एंड 2 इज द फाइनाइट नंबर। एवरी फाइनाइट सेट इज अ काउंटेबल सेट, ठीक है। तो हमने कहा कि हम r को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ डेंस सेट। काउंटेबल फैमिली क्या है? Q और IR। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ये कंफ्यूज्ड होते हैं कि Q और IR काउंटेबल होने चाहिए। Q और IR काउंटेबल नहीं होने चाहिए, ये फैमिली काउंटेबल होनी चाहिए। मतलब इस सबसेट के अंदर आए गए नंबर ऑफ सबसेट्स फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। इसमें IR काउंटेबल नहीं है, Q काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल होता तो ये कंडीशन होल्ड नहीं होती। काउंटेबल का मतलब ये जो करली ब्रैकेट में हमने इन दोनों को लिखा है, इनकी संख्या फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं काउंटेबल फैमिली। हमने शुरुआत में बताया था आर्बिट्रेरी यूनियन, फाइनाइट इंटरसेक्शन का मतलब वो इंटरसेक्शन फाइनाइट होना चाहिए, मतलब उस इंटरसेक्शन को बनाने में फाइनाइट लोग यूज होने चाहिए। तो काउंटेबल फैमिली, यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली, यूनियन होना चाहिए किसका? काउंटेबल फैमिली का। काउंटेबल फैमिली का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए। अगर ऐसी घटना घटित हुई तो फर्स्ट कैटेगरी, ऐसी घटना घटित नहीं हुई तो सेकंड कैटेगरी। लिखिए, दरअसल आज मेरे घर से कुछ गेस्ट गए हैं, मतलब हमको लगता है 22 तारीख से हमारे यहाँ 15-20 लोगों का खाना बन रहा है आराम से। आज 4 लोग और रिलीज़ किए हैं, अब बस एक मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके 2 बच्चे हैं, फिर हम लोग बचेंगे। मतलब हम लोग तो गेस्टिंग से परेशान हैं एकदम। लिखिए, अ सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस x, d, a subset of a metric space x, d, a subset of a metric space x, d is said to be first category IFF it can be written as IFF
it can be written as union of countable family of dense set, union of countable family of dense set, otherwise it is said to be of second category. Otherwise it is said to be of second category. Otherwise it is said to be of second category. हो गया. नीचे से लिखिए रिमार्क. एक सेकेंड. हेलो. हाँ 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 दीदी, हम बस आपको 10 मिनट में मिलाते हैं दीदी. हाँ ओके 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 बाय. लिखिए लेट कैपिटल ए बी आ, लेट कैपिटल ए बी आ nowhere dense set. Let capital A be a nowhere dense set in capital X. Let capital A be a nowhere dense set in capital X. ये जो हम लिखवा रहे हैं ये आपको याद करना है. कायदे से ये एक थ्योरम था, लेकिन इसका प्रूफ ना आपके कोर्स में है ना कभी आता है, तो हमने इसको रिमार्क करवा के लिखवा दिया. ये ध्यान रखिएगा, ये एक रिजल्ट है जिसका बायर कैटेगरी थ्योरम में हम यूज़ करेंगे. ठीक है. लेट कैपिटल ए बी अ नोवेयर डेंस सेट. क्या होता है नोवेयर डेंस सेट? जो डेंस ना हो वो नोवेयर डेंस. मतलब अगर ए क्लोजर डज नॉट इक्वल टू एक्स हो जाता तो सेट डेंस नहीं होता है. ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? नोवेयर डेंस सेट. ठीक है. इन एक्स देन एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, देन एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट contains an open sphere, then every non-empty open set contains an open sphere. मतलब ओपन सेट के अंदर क्या पाया जाएगा? ओपन स्पेयर विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम ए. पीछे भी हमने ये रिमार्क में लिखवाया था, विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम ए. क्या मतलब हुआ? मान लीजिए यहाँ पे x, d ये रहा x, d हमारा कोई मेट्रिक स्पेस है और A उसका ऐसा सबसेट है जो नोवेयर डेंस है. ठीक. तो कहेंगे कि अगर इसके अंदर हम कोई ओपन सेट लेते हैं G, तो निश्चित तौर में उसमें एक ओपन स्पेयर पाया जाएगा SXR विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम ए. मतलब उसका ए से इंटरसेक्शन लेने पर वैल्यू क्या आएगी? 5. डिसजॉइंट है मतलब दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी. ठीक है. चलिए अब लिखिए नेक्स्ट. लिखिए हेडलाइन डालिए बायर्स कैटेगरी थ्योरम, BAIRE एपिस्ट्रोफी S. बायर्स कैटेगरी थ्योरम. बायर्स कैटेगरी थ्योरम. लिखिए स्टेटमेंट. लिखिए एवरी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस is of second category. Every complete metric space is of second category. मतलब
ऐसे मैट्रिक स्पेस जो कंप्लीट हो। क्या होता है कंप्लीट का मतलब? ट्रिपल सी, मतलब कोई भी कॉची सीक्वेंस इसमें क्या होता है? कन्वर्जेंट। तो वो सेकंड कैटेगरी का होता है, मतलब उसके लिए कोई भी काउंटेबल फैमिली ऑफ डेंस सेट की नहीं मिलेगी जो उसको यूनियन में खुद के कंटेन कर सके या उस जिनका यूनियन एक्स के बराबर हो सके। ठीक है, चलिए लिखिए। डालिए प्रूफ। करते कैसे हैं इसको? कंट्राडिक्शनरी मेथड से। आपको दिखाना है कि ये सेकंड कैटेगरी का है, तो हम मान लेंगे ये सेकंड कैटेगरी का नहीं है। सेकंड कैटेगरी का नहीं होगा तो किस कैटेगरी का होगा? फर्स्ट कैटेगरी का होगा। फर्स्ट कैटेगरी का होगा मतलब एक काउंटेबल फैमिली मिलेगी डेंस सेट की जिसका यूनियन एक्स के बराबर हो जाएगा। अंत में चल के कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे, हमारी बात गलत हो जाएगी, इसका मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी का नहीं होगा बल्कि सेकेंड कैटेगरी का होगा। ठीक है, लिखिए। लेट x, D be a complete metric space. Let x, D be a complete metric space. Full stop. If possible, comma, let us consider x is not of second category. X is not of second category. That is it is of first category. That is it is of first category. फिर वही बात, अगर फर्स्ट कैटेगरी का होगा तो एक काउंटेबल फैमिली ऑफ डेंस सबसेट्स का पाया जाएगा जिसके यूनियन के बराबर x हो जाएगा। ठीक है, अब वही बात लिखवा रहे हैं, नीचे से लिखिए। Therefore it can be expressed as countable union of nowhere dense set an, उसमें भी पीछे ठीक कर लीजिएगा, nowhere dense कर लीजिएगा। It can be written as union of countable family of nowhere dense, ठीक कर लीजिएगा, nowhere dense set, देख लीजिए। an मान रहे हैं n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1 करस्पॉन्डेंस रखेगा, इसलिए काउंटेबल फैमिली होगी। a1 n इज इक्वल टू 1 पे करस्पॉन्ड करेगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए a2 मिलेगा, n इज इक्वल टू 3 के लिए a3 मिलेगा, n इज इक्वल टू 4 के लिए a4 मिलेगा। ऐसे इधर का एलिमेंट इधर के एलिमेंट से करस्पॉन्ड करता चला गया, इसको क्या बोलते हैं? 1 करस्पॉन्डेंस। तो ये काउंटेबल फैमिली हो गई। सच दैट x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ an, n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, लिखिए। काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट, करली ब्रैकेट में n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, नीचे से लिखिए सच दैट ये लाइन। ठीक, अब देखिए जितने भी an है सारे के सारे नोवेयर डेंस हैं। ठीक है, ठीक है, सारे के सारे an क्या है? नोवेयर डेंस है। अभी एक रिजल्ट हमने लिखवाया है, अगर an नोवेयर डेंस होगा तो हर एक ओपन सेट में कम से कम एक ओपन स्पेयर ऐसा पाया जाएगा जो an से डिसजॉइंट होगा। ठीक है, नीचे से लिखिए। Let capital A be nowhere dense set in capital X
let capital A be nowhere dense set in capital X, then by result इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए every non-empty open set contains an open sphere. Every non-empty open set contains an open sphere which is disjoint from capital A. Which is disjoint from capital A. Which is disjoint from capital A. इन्वर्टेड कॉमा बंद. आपको पता है ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, तो जो ओपन स्पेयर मिलेगा वो खुद में क्या होगा, ओपन सेट होगा. नीचे से लिखिए सिंस एवरी ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, सिंस एवरी ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, since every open sphere is an open set, हो गया. नीचे से लिखिए therefore the open sphere Sx, R, therefore the open sphere Sx, R, which is an open set contains an open sphere. देखिए ब्लैक बोर्ड पे सबसे पहले कहा हमने x, d कोई मैट्रिक स्पेस है. हमको दिखाना था कि ये सेकंड कैटेगरी का होगा, हमने मान लिया ये सेकंड कैटेगरी का नहीं है. फिर हमने कहा कि कैपिटल A इसका नोवेयर डेंस सेट है. ठीक, तो कैपिटल A में हर एक ओपन सेट के करस्पॉन्डिंग एक ओपन स्पेयर मिलता है जो A से डिसजॉइंट होता है. हमने कहा ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, तो ओपन स्पेयर की जगह हम ओपन सेट की जगह हम ओपन स्पेयर ले सकते हैं. तो इसकी जगह हमने लिया है Sx, R. अब इसके अंदर एक ओपन स्पेयर मिलेगा Sy, R डैश, इस प्रकार से कि Sy, R डैश A से डिसजॉइंट होगा, मतलब वैल्यू कैसी आएगी, 5 आएगी. ठीक है, यही लिखवा रहे हैं. लिखिए Sx, R विच इज एन ओपन सेट, हो गया, कॉमा कंटेन्स एन ओपन स्पेयर Sy, R डैश contains an open sphere Sy, R dash such that, ये लाइन. ठीक, हमने कल आपको एक बात बताई थी, कहते कि जो बेसिकली मैथमेटिशियन के थ्योरम्स होते हैं उनमें ये रीज़न नहीं होता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, उन्होंने वो प्रूफ दिया इसलिए वैसा हो रहा है. बस जो हो रहा है उसके जो स्टेप्स हैं वो आपको चेक करने होते हैं कि वो स्टेप्स ठीक है ना, उसमें तो कुछ गलती नहीं हो रही है ना. तो ये भी बायर कैटेगरी थ्योरम बायर्स ने दिया था. अब इसमें क्यों वो ऐसा काम कर रहे हैं वो मेरा आपके सोचने का कोई मतलब नहीं है. कर रहे हैं, अब उस चीज़ को करने में जो स्टेप्स, कॉमन स्टेप्स आप लिख रहे हो बस वो सही होना चाहिए. जैसे डिसजॉइंट का मतलब इज इक्वल टू 5, तो ऐसा नहीं कि नॉट इक्वल टू 5 हो जाए. ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, तो ओपन स्पेयर की जगह क्लोज्ड स्पेयर नहीं होना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन सही होनी चाहिए. ऐसा क्यों हो रहा है ये कभी समझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये उनका दिया हुआ थ्योरम है, उनका दिया हुआ प्रूफ है, तो उसमें दिमाग लड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है. जैसा है वैसा ही उसको पढ़िए, वैसा ही उसको करिए, बस उसके इनर स्टेप्स देख लीजिएगा कि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो. ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया, एक और रेडियस को ये मेंशन करने चल रहे हैं, R डबल डैश को. ठीक है, नीचे से लिखिए लेट, देखिएगा R डबल डैश एक नई रेडियस ले रहे हैं. रेडियस है तो 0 से बड़ी होगी, मान ले रहे हैं R डैश से छोटी है. ठीक है, लिखिए लेट
0 इज लेस देन r डबल डैश इज लेस देन r डैश। हो गया। फिर देखिए, छोटी रेडियस वाला ओपन या क्लोज्ड स्पेयर बड़ी रेडियस वाले क्लोज्ड स्पेयर में कंटेन करता है बशर्ते दोनों का सेंटर सेम हो। ये छोटा था तो ये छोटा होगा, ये बड़ा था तो ये बड़ा होगा, बशर्ते दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए। ठीक है, लिखिए, देन द क्लोज्ड स्पेयर ये क्लोज्ड है, देन द क्लोज्ड स्पेयर, ये लिख लीजिए, बता हो गया। अब देखिए, इसके और इसके में अगर हम इसके बाद ये लिखें एस वाई कॉमा आर डबल डैश इज कंटेन्ड इन एस वाई कॉमा आर डैश, तो ये भी सही होगा। इसके और इसके में अंतर केवल इतना है कि इसमें बाउंड्री नहीं है, इसमें बाउंड्री है। ये इससे छोटा है, इससे छोटा है मतलब हर हाल में छोटा है। जैसे ये आर डबल डैश था, इसको सेंटर मान करके हमने ये स्पेयर बनाया। उसके बाद ये हमारा आर डैश था, हमने इसको सेंटर मान करके ये बनाया। तो अगर ये वाला इससे छोटा है और इसकी बाउंड्री हम निकाल भी दें, इसकी बाउंड्री हम निकाल भी दें जैसे ये, तब भी ये छोटा ही रहेगा। इसकी बाउंड्री निकाल देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओपन स्पेयर में। लिखिए, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा एस वाई आर डैश है, ये हमारा एस वाई आर डबल डैश है। अगर कोई बड़ा सेट किसी सेट ए से इंटरसेक्ट करके वैल्यू फाई दे रहा है, तो छोटा सेट भी इससे इंटरसेक्ट करके वैल्यू क्या देगा? फाई देगा। दिस इम्प्लाइज दैट एस वाई कॉमा आर डबल डैश इंटरसेक्शन ए इज ऑल्सो इक्वल टू फाई। बड़ा सेट इंटरसेक्ट करके वैल्यू फाई दिया तो छोटा तो अपने आप इससे इंटरसेक्ट करके वैल्यू क्या देगा? फाई देगा। ठीक है, लिखिए, हो गया। अब इस डेफिनेशन से हमको ये पता चलता है कि अगर ए नोवेयर डेंस है तो हर एक ओपन स्पेयर, हर एक ओपन सेट के अंदर क्लोज्ड सेट मिलेगा जो ए से इंटरसेक्ट करके वैल्यू क्या देगा? फाई देगा। हमने कहा था ओपन सेट के अंदर ओपन स्पेयर मिलेगा जो ए से डिसजॉइंट होगा। अब ओपन सेट के अंदर क्लोज्ड स्पेयर भी मिल रहा है जो ए से क्या है? डिसजॉइंट है। ठीक है, लिखिए, नीचे से लिखिए, देन फ्रॉम अबव डिस्कशन we observe that if A is nowhere dense, if capital A is nowhere dense, then every non-empty open set contains a closed sphere, ये लिखिए, एस वाई कॉमा आर डबल डैश, such
सच दैट, ये लाइन पूरी, एस वाई कॉमा आर डबल डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर हमने किसके लिए किया, ई के लिए किया। अब हम यही प्रोसीजर E1 के लिए करेंगे, E2 के लिए करेंगे, E3 के लिए करेंगे, और जैसे डेड काइंड्स में आपने 3 रिजल्ट लिख डाले थे अंत में, वहाँ पे भी हम 3 रिजल्ट्स लिखेंगे। ठीक है, लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिए, टेक A1 विच इज नोवेयर डेंस, टेक कैपिटल A1 विच इज नोवेयर डेंस। ठीक, अब देखिए, अब हम यहाँ पे A1 लेके चल रहे हैं, A1 लेकर के चलेंगे जो नोवेयर डेंस है, तो फिर वही घटना घटित होगी, ओपन सेट के अंदर क्लोज्ड स्पेयर मिलेगा जो A1 से इंटरसेक्ट करके वैल्यू क्या देगा, 5 देगा। बस ये देखिएगा कि A1 के करस्पॉन्डिंग रेडियस R1 लेकर के चलेंगे, A2 के करस्पॉन्डिंग रेडियस R2, A3 के करस्पॉन्डिंग रेडियस R3। ये जनरल रिजल्ट है। अब इस जनरल रिजल्ट को हम लोग A1, A2, A3 डैश 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 AN पे अप्लाई करने चल रहे हैं। ठीक है, लिखिए, नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट R1 लेस देन 1, R1 लेस देन 1 such that the closed sphere E1 is equal to S x1 comma R1, the closed sphere S x1 comma R1, y किसका पॉइंट था, स्पेस का, तो x1 भी कहाँ का पॉइंट होगा, स्पेस का। लिखिए, कॉमा x1 बिलोंग्स टू x सच दैट, बताइए भाई क्या लिखेंगे, ये A1 से इंटरसेक्ट करके वैल्यू क्या देगा, 5। दिस इम्प्लाइज, इसकी जगह लिख सकते हैं E1 इंटरसेक्शन A1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, लिखिए, आगे बढ़े। अब किस पे डिस्कशन करेंगे, E2 पे। जरा यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देखिए, अब हम A2 लेकर के चलेंगे जो नोवेयर डेंस है। ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी क्लोज्ड स्पेयर मिलेगा। दिस इम्प्लाइज, देखिएगा, देयर एग्जिस्ट R2, ठीक, लेस देन 1/2। एक बार एक चीज बताए थे, Sx, 1/n, ये कलेक्शन हमेशा और हमेशा ओपन सेट्स का कलेक्शन होता है जो x को कंटेन करने का काम करता है, मतलब ओपन कवर बनाता है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं ओपन कवर की डेफिनेशन है। तो लेके कुछ ऐसा चलिए जो ओपन कवर का काम करे, इसलिए 1/n ले रहे हैं। यहाँ पे 1 था तो 1/1 दैट इज 1, यहाँ 2 है तो 1/2, सच दैट E2 इज इक्वल टू S x2 कॉमा R2 कॉमा x2 बिलोंग्स टू x सच दैट S x2 कॉमा R2 intersection A2 is equal to 5. This implies E2 intersection A2 is equal to 5. कोई इसमें दिक्कत? लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए, take A2 which is nowhere dense set, take A2 which is nowhere dense set, which is nowhere dense set, which is, देखिए, which is nowhere dense set in
डेंस सेट का जो ओपन स्पेयर लेते हैं वो किस में लेते हैं? ओपन सेट में। और एवरी ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट इन Sx1, R1। यहाँ देखिए R1 का मान लीजिए 1, R2 का मान 1/2, तो जाहिर सी बात है छोटी रेडियस वाला ओपन या क्लोज्ड स्पेयर बड़ी रेडियस वाले ओपन स्पेयर में कंटेन कर जाएगा। ठीक है, इन Sx1, R1, we find a closed sphere, take A2 which is nowhere dense set in the open sphere Sx1, R1। हो गया? we find a closed sphere Sx2, R2 क्लोज्ड स्पेयर है, ध्यान रखिएगा। Sx2, R2 such that ये लाइन E2 is equal to Sx2, R2, x2 belongs to x, then ये दोनों लाइन देखिए, यहां देखिए अभिषेक, देखिए x, D कोई मेट्रिक स्पेस था। हम शुरुआत में कहते थे अगर A नोवेयर डेंस है तो ओपन सेट में ओपन स्पेयर पाया जाएगा। इस रिजल्ट से हमने कह दिया ओपन सेट में क्लोज्ड स्पेयर पाया जाएगा। ठीक, सबसे पहले हमने लिया A1 डेंस सेट। सबसे पहले हमने क्या लिया? A1 नोवेयर डेंस सेट, नोवेयर डेंस सेट। ठीक, तो हमने कहा कि इस कंडीशन में हमको एक क्लोज्ड स्पेयर मिलेगा, ये Sx1, R1, ठीक, जो A1 से इंटरसेक्ट करके वैल्यू क्या देगा? 5 देगा। इसका हमने नाम दिया था E1। ठीक, अब अगर आप इसके बाउंड्री को इग्नोर कर दें तो ये ओपन स्पेयर बन जाएगा। ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट। फिर हमने कहा अब हम A2 नोवेयर डेंस सेट लेंगे। ठीक, तब ओपन, ये ओपन बना रहे हैं, तब ओपन सेट Sx1, R1 में एक क्लोज्ड स्पेयर पाया जाएगा Sx2, R2 इज इक्वल टू E2, जो इंटरसेक्ट करके वैल्यू क्या देगा? 5 देगा। ठीक, अब इसके बाद हम A3 मान लीजिए डेंस लेंगे, नोवेयर डेंस। ठीक, तो कहेंगे तब ओपन स्पेयर इसमें Sx2, R2 में एक डेंस क्लोज्ड सबसेट पाया जाएगा Sx3, R3, जिसको हम क्या नाम देंगे? E3। वो भी इससे क्या होगा? डिसजॉइंट होगा। ठीक है, यही प्रोसीजर हम लिखवा रहे हैं आपको। ये ध्यान रखिएगा, ये तो किसी में नहीं पाया जाएगा, लेकिन 2 वाला 1 में, 3 वाला 2 में पाया जाएगा। 3 वाला 2 में, 2 वाला 1 में पाया जाएगा। ठीक है, लिखिए। कहाँ तक लिखा? नीचे से लिखिए। सिमिलरली टेक A3
which is nowhere dense set, take A3 which is nowhere dense set in the open sphere S x2 comma R2, in the open sphere S x2 comma R2, ओपन और क्लोज ध्यान से बनाइएगा, ओपन स्पेयर एस x2 कॉमा R2, ये रहा एस x2 कॉमा R2, इसके अंदर क्लोज्ड पाया जा रहा है R2 कॉमा, वी फाइंड अ क्लोज्ड स्पेयर, वी फाइंड अ क्लोज्ड स्पेयर E3 is equal to S x3 comma R3, S x3 comma R3 comma x3 belongs to x and R3 less than 1/3, जरा ऊपर आइएगा, ऊपर आपने लिखा होगा E2 इज इक्वल टू एस x2 कॉमा R2 कॉमा x2 बिलोंग्स टू x, मिला? उसी में आगे लिख लीजिए कॉमा R2 लेस देन 1/2, R2 लेस देन 1/2, ठीक है? आगे बढ़े, E3 इज इक्वल टू एस x3 कॉमा R3 कॉमा x3 बिलोंग्स टू x एंड R3 लेस देन 1/3 such that E3 intersection A3 is equal to 5, such that E3 intersection, यहाँ पे लिखिए R2 लेस देन 1/2, ठीक है? नीचे से लिखिए such that E3 intersection A3 is equal to 5. यहाँ तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बताया था आपको कि क्लोज्ड, आप रीज़न पूछ रही थी ना, वो रीज़न हम आपको देने जा रहे हैं। क्लोज्ड स्पेयर क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होता है, ओपन स्पेयर क्लोज्ड नहीं होता है, बाउंडेड होता है। आपको एक थ्योरम याद होगा, अभी नेस्टेड इंटरवल वाला पीछे हमने करवाया था कल या परसों, कहते थे कि EN इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट क्लोज्ड और बाउंडेड सेट्स का कलेक्शन है, सारे के सारे नेस्टेड सीक्वेंस है। नेस्टेड सीक्वेंस है इस प्रकार से कि अगर x कंप्लीट होगा तो x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट EN। याद आ रहा है वो थ्योरम? उसी थ्योरम को बस अप्लाई कर देंगे यहाँ, ठीक है? पीछे पेज पलट के देखिए, एक थ्योरम कराया है नेस्टेड सीक्वेंस वाला, कल या परसों ही कराए, हमको ध्यान नहीं कब कराए हैं। लेट x कॉमा डी बी अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, पलटिए पेज, कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम देखिए, लेट x बी अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस एंड EN इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सीक्वेंस, दैट इज इतना, such that limit n tends to infinite diameter of En is equal to 0, then prove that intersection n is equal to 1 to infinite contains exactly 1 point। इसी का यूज करके अब हम करने चल रहे हैं काम, ठीक है? लिखिए, नीचे से लिखिए, since a closed sphere are closed and bounded set, excuse me, since a closed sphere is a closed and bounded set, नीचे से लिखिए, then from above discussion we obtained a nested sequence, we obtained a nested sequence of closed and bounded sets
E1, E2, E3, डैश डैश डैश, E1, E2, E3, डैश डैश डैश, सच दैट देखिए यहाँ पे, यहाँ E1 सबसे बड़ा है, E2 उससे छोटा है, E3 उससे छोटा है, मतलब E1 सबसे बड़ा है, E2 उससे छोटा है, E3 उससे छोटा है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक आएगा, n तक, और आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी को नेस्टेड सीक्वेंस कहते हैं, है ना, कि 1 2 3 4 बढ़ेगा तो E1 E2 E3 E4 घटेगा। लिखिए, वहाँ जाओ, एकदम अंदर जाओ दोनों लोग। नेस्टेड सीक्वेंस पहला पॉइंट ये लिखिए, सच दैट के बाद पहला पॉइंट ये, E1 is contained in E2 is contained in E3 is contained in, करते हुए पूरा लिख डालिए ये, ठीक है। दूसरा देखिए, E1 की जब बात करेंगे तो ये मिलेगा R1, मतलब अगर इसका E1 का डायामीटर निकालेंगे तो क्लोज्ड स्फीयर का डायामीटर, जाओ जाओ, देखो रौनक घूमने जा रहा है, जाओ तो वहाँ पीछे आके बैठ के जाइए, नहीं जाओ जाओ फटाफट, ठीक है खड़े रहो। देखिए, अगर किसी भी क्लोज स्फीयर का डायामीटर निकालते हैं तो उसके रेडियस के 2 गुने से छोटा या बराबर होता है, ठीक है। अगर E1 का मान इतना है तो En का मान हो जाएगा Sxn, Rn, रेडियस कितनी हो गई Rn, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कितना होगा 2Rn। Rn का मान 1/n से कम होगा, Rn का मान 1/n से कम होगा, तो 2/n से क्या होगा, कम होगा, तो डायामीटर भी 2/n से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लिखिए, नीचे से लिखिए दूसरा पॉइंट, डायामीटर ऑफ En, देखिए डायामीटर ऑफ En इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ, En का मतलब Sxn, Rn, ठीक है। किसी भी क्लोज्ड स्फीयर का डायामीटर उसकी रेडियस के 2 गुने से छोटा या बराबर होता है, ठीक। Rn का मान किससे छोटा है, 1/n से, तो ये 2/n से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक। तीसरा पॉइंट, n को टेंड्स टू इनफाइनाइट करिए, n को टेंड्स टू इनफाइनाइट करिए, जैसे ही n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा 1/∞ 0, मतलब डायामीटर ऑफ En टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। लिखिए तीसरा पॉइंट, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में आपने कहा था, ये देखिए, E1 इंटरसेक्शन A1 इज इक्वल टू 5, E2 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू 5, E3 इंटरसेक्शन A3 इज इक्वल टू 5, En इंटरसेक्शन An इज इक्वल टू 5। फोर्थ पॉइंट लिखिए, En इंटरसेक्शन An इज इक्वल टू 5, En इंटरसेक्शन An इज इक्वल टू 5 फॉर एवरी n इज इक्वल टू 1, 2, 3, डैश डैश डैश। हो गया। अब कैंटर्स इंटरसेक्शन की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, x कंप्लीट हो गया, इन 4 प्रॉपर्टी को क्या कर गया, सेटिस्फाई। तो कहेंगे इन सब का इंटरसेक्शन केवल और केवल एक ही पॉइंट कंटेन करेगा, स्मॉल x, ठीक। मतलब लिखिए, तब फिर बता रहे हैं, नीचे से लिखिए, देयरफॉर बाय कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, देयरफॉर बाय कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम
Therefore, by Cantor's intersection theorem, intersection n is equal to 1 to infinite does not equal to phi. यही था ना कैंटर. And it contains exactly one point small x belongs to intersection n is equal to 1 to infinite. Contains one point small x belongs to intersection n is equal to 1 to infinite en. ठीक है. इसका मतलब x कहाँ पाया जाएगा? हर एक en में पाया जाएगा. नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू en फॉर एवरी n. दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू en फॉर एवरी n. कंडीशन फोर्थ कहती है en और an का इंटरसेक्शन किसके बराबर है? फाई के. इसका मतलब यदि x en में पाया जा रहा है तो x an में पाया नहीं जाएगा. नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू an फॉर एवरी n. आगे लिख लीजिएगा सिंस an इंटरसेक्शन en इज इक्वल टू फाई. ठीक है. अगर x an में पाया ही नहीं गया तो दोनों तरफ यूनियन लेंगे तो इसका मतलब होगा स्मॉल x स्पेस का पॉइंट था, स्पेस के सारे पॉइंट्स का यूनियन लेंगे तो x डज नॉट इक्वल टू इसका यूनियन लेंगे तो n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट. ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना. लिखिए दिस इम्प्लाइज x डज नॉट इक्वल टू यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an. हो गया. नीचे से लिखिए विच इज कॉन्ट्राडिक्शन कॉमा so our supposition is wrong, which is contradiction comma so our supposition is wrong. नीचे से लिखिए hence metric space is of second category. Hence metric space is of second category, which is Bayer's category theorem. हो गया भाई. चैप्टर खत्म, सब पढ़ा दिए हैं, कुछ छोड़े नहीं हैं. नेक्स्ट चैप्टर का नाम डालिए.